तो यहाँ पर हम सुनते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से हुआ। भारत में यूरोपियों का आगमन, तो ये हमारा टॉपिक है, भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से हुआ है। तो भारत के जो व्यापारिक संबंध है यूरोप के साथ बहुत पुराने और यूनानियों के जमाने के हैं। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत का व्यापार है अनेक मार्गों से चलता था। एशिया में इस व्यापार का अधिकांश भाग है अरब व्यापारी और जहाजियों के द्वारा चलाया जाता था, और इसके भूमध्य सागरीय और यूरोपीय भाग पर इटली वालों का लगभग एकाधिकार था। एशिया का माल यूरोप तक पहुंचने से पहले अनेक राज्यों और हाथों से गुजरता था, फिर भी यह व्यापार है बहुत लाभदायक होता था। अब बात होती है 1453 में। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया था। कब? 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने जब एशिया माइनर को जीत लिया और कुश्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व और पश्चिम के बीच के पुराने जो व्यापारिक मार्ग है वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। इसके अलावा यूरोप और एशिया के व्यापार पर वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। वे पश्चिम यूरोप के नए राष्ट्र, खासकर स्पेन और पुर्तगाल, और इन पुराने व्यापारिक मार्गों से होने वाले व्यापार में भागीदारी नहीं बनना चाहते थे। इसलिए पश्चिम यूरोप के देश और व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड जैसे मसालों के द्वीप थे, इनके लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करने लगे। स्पाइस आइसलैंड जो है हमारे मसालों के द्वीप, जो तब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, उनकी मंशा व्यापार पर अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना और तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्व से सीधे व्यापार संबंध स्थापित करना था। चूंकि 15वीं सदी में जहाज निर्माण और समुद्री यातायात में बहुत प्रगति हुई थी, इसलिए वे यह काम करने में अच्छी तरह समर्थ थे। इसके अलावा पुनर्जागरण ने पश्चिम यूरोप के लोगों में दुस्साहसी कार्य करने की भावना खूब बढ़ दी थी। तो इस दिशा में पहला कदम पुर्तगाल और स्पेन ने उठाया, और इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकारों की सहायता से उनकी आज्ञा पर भौगोलिक खोजों का एक नया युग यहाँ पर आरंभ किया। 1494 में स्पेन का कोलंबस भारत को खोजने के लिए निकला था, लेकिन वह अमेरिका की खोज कर बैठा। और 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत तक का नया और पूरी तरीके से समुद्री मार्ग ढूंढ निकाला। यह केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा करके कालीकट पहुंचा। वह जिस माल को लेकर के वापस लौटा वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका था। इन और ऐसे ही दूसरे समुद्री मार्गों की खोजों ने विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। 17वीं और 18वीं सदियों में विश्व व्यापार में बेहद बढ़ोतरी हुई। यूरोप का अब एक खूब लंबा चौड़ा अमेरिकी महाद्वीप उपलब्ध हो गया था। यूरोप और एशिया के संबंध पूरी तरीके से बदल गए थे। 15वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में यूरोपीय देशों ने प्रवेश किया, तो उससे उनको आरंभिक पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत यहाँ पर प्राप्त हुआ। आरंभ में विदेशियों को अफ्रीकी सोने और हाथी दांत ने आकर्षित किया, परंतु बहुत जल्द ही गुलामों का व्यापार अफ्रीका के साथ व्यापार का प्रमुख भाग बन गया। 16वीं सदी में इस व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाल का एकाधिकार रहा है। बाद में इस व्यापार में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी व्यापारी छा गए। खासकर 1650 के बाद अनेक वर्षों तक हजारों अफ्रीकियों को गुलाम बना करके वेस्ट इंडीज और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बेचा जाता रहा है। कारखानों का माल लेकर के गुलामों का व्यापार करने वाले जहाज यूरोप से अफ्रीका पहुंचते हैं। अफ्रीका के तटों पर नीग्रो लोगों से माल की अदला बदली करते हैं और फिर इन दासों को लेकर के अटलांटिका पार करते हैं। वहां बागानों और खदानों की औपनिवेशिक पैदावारी से उनकी अदला बदली करते हैं और फिर इस माल को यूरोप में बेच देते हैं। त्रिकोण व्यापार से होने वाली यही बेपनाह मुनाफा था जिस पर इंग्लैंड और फ्रांस की व्यापारिक श्रेष्ठता स्थापित हुई।
पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका की समृद्ध अधिकांशतः गुलामों को इस व्यापार और गुलामों की मेहनत से चलने वाले बागानों पर ये निर्भर थी। इसके अलावा दास व्यापार और दासों की मेहनत से चल रहे बागानों के मुनाफों ने यह पूंजी बनी थी जो 18वीं और 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में काम आई। भारत में बाद में भारत से ले आई गई दौलत ने भी ऐसी ही भूमिका निभाई है और 16वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों और सैनिकों ने एशियाई देशों में घुसने और फिर उनके अधीन बनाने का लंबा सिलसिला शुरू किया। बेहद मुनाफा देने वाले पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगाल का एकाधिकार रहा है। भारत में भी पुर्तगाल ने कोचीन, गोवा, दमन और दयू में अपने व्यापारिक केंद्र खोले हैं। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का प्रयोग किया है और इस काम में उन्हें समुद्र पर राज करने वाले अपने हथियारबंद जहाजों की श्रेष्ठता से मदद मिली है। जमीन पर भारत और एशिया की सैनिक शक्ति बहुत अधिक थी, मगर इसके मुकाबले मुट्ठी भर पुर्तगाली सैनिक और जहाजी समुद्र में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहे। मुगलों को जहाजरानी के लिए खतरे पैदा करके वे मुगल सम्राटों से भी अनेक व्यापार संबंध छूट लेने में सफल रहे। गोवा पर 1510 में अधिकार करने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर्क जब वायसराय था, तब फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्री तट पर पुर्तगालियों ने एकाधिकार जमा लिया था। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। अपना व्यापार व अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वे लगातार लड़ाइयां लड़ते रहे हैं। समुद्री डकैतों और लूटपाट में भी वे पीछे नहीं रहे हैं। अमानवीय अत्याचार करने, अव्यवस्था फैलाने में उनका भी हाथ रहा है। उनके बर्बर व्यवहार के बावजूद भारत में कुछ इलाकों पर उनका कब्जा लगभग एक सदी तक बना रहा है। इसका कारण यह था कि खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। उनके सैनिक और प्रशासक बड़े अनुशासन के पाबंद थे। चूंकि दक्षिणी भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड के बाद फ्रांस जैसी उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियों ने विश्व व्यापार पर स्पेन और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया और इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगालियों की हार हुई। जब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे, तो पूरब में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए और अंत में इंडोनेशिया पर डच का और भारत और श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा, स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्दी ही उन्होंने मलय जलडमरू मध्य इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। उन्होंने पश्चिम भारत में गुजरात के सूरत, भड़ोच, कैम्बे और अहमदाबाद और केरल के कोचीन, मद्रास के नागपत्तनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिंसूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश और आगरा नगरों में व्यापार केंद्र खोले। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसाले, मलमल, रेशम, सोने, मोतियां, दवाएं और पोर्सलीन और एवनी से भरे उनके जहाज और उनसे प्राप्त भारी मुनाफों से अंग्रेज व्यापारियों की आंखें चक्काचौंध कर दी। वे भी इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए और 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नाम से जाने जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूरब से व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूरब से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया और 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिम तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। जब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से जाना जाने लगा, तो कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा देने के लिए भेजा।
और परिणाम स्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिम तट को अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनियों की फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। 1615 में उनका दूत था सर टॉमस रो, वो मुगल दरबार में पहुंचता है और मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में वो सफल हो जाता है। और 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की, तो पुर्तगालियों ने इसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया और अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ में भारत के उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी है डच कंपनी से यहाँ पर ठन गई और इन दोनों शक्तियों के बीच रह रह कर लड़ाइयाँ हुई। जैसे 1654 से आरंभ हुई ये लड़ाई और 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को न छूने का यहाँ पर वादा किया। तो 1705 में भारत में यूरोपीय कंपनियों के जो व्यापारिक केंद्र हैं वो आपके यहाँ पर पूरे एरिया में, जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी का वाला जो एरिया गुजरात है, दमन, वसीन, सलसेट, मुंबई, कोकण, कोकण वाला एरिया आपको गोवा की साइड आ जाएगा। तो 1705 का जो हम यहाँ पर देखें यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र, तो देखिए ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया है यहाँ पर, ये पंजाब है। पंजाब के बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये नेपाल आ जाता है और नेपाल के ऊपर यहाँ पर आ जाता है तिब्बत। तिब्बत के बाद में यहाँ पर है ये भूटान आ जाता है। भूटान के बाद में यहाँ पर बंगाल है ही, हुगली रिवर है। यहाँ पर चिंसुरा, चंद्रनगर, सेरमपुर ये है। फिर यहाँ पर फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम के बाद में इधर वाला जो एरिया है असम आ जाता है, असम। ठीक है, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, इधर आ जाता उड़ीसा। उड़ीसा में पिपलिस नाम से है। फिर यहाँ पर ये वाला एरिया है उत्तरी सरकार आ जाता है, फिर विशाखापट्टनम आ जाता है। और फिर हम इधर से मिडिल से होते हुए आते हैं, जैसे कि थोड़ा सा लेफ्ट में आ जाते हैं यहाँ पर बिहार पटना। बिहार पटना में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अवध वाला एरिया है, अवध का। और अवध वाले एरिया में यहाँ पर दो नदियाँ हैं आपकी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये यहाँ पर बहती है। उसके बाद में अजमेर वाला एरिया है, ये राजपूताना वाला एरिया आ जाता है। इधर की साइड ये सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान की साइड बहती है। फिर ये वाला एरिया है, ये गुजरात वाला एरिया है। गुजरात वाले एरिया में फिर बाद में हम आ जाते हैं ये बाड़ौदा, असम खंबात और बाड़ौदा वाला एरिया है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ये सूरत है, दमन। दमन के बाद में वसीन, सलसेट, बम्बई और ये द्वीप समूह है। उसके बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं तो हमारा ये कोकण वाला एरिया आ जाता है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम तो ये कोकण वाला एरिया आ जाएगा, कोकण क्षेत्र। फिर गोवा, गोवा में यहाँ पर करवार है। फिर करवार में यहाँ पर आ जाता है आपका कन्नौर। कन्नौर के बाद माहे, माहे के बाद में कालीकट, कोचीन। और फिर इधर हम आ जाते हैं ये श्रीलंका वाले एरिया को उस समय कहा जाता था सीलोन। और उसके बाद में ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक वाला एरिया है। कर्नाटक में आपके नेल्लौर है, आरमगांव, नेल्लौर आरमगांव। और फोर्ट ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज है, सेलनोम है, पांडिचेरी, फोर्ट सेंट डेविड है, दिक्योर है, कराकल है, नागपट्टनम है। तो इसमें अलग अलग दिखाया गया है कि अंग्रेजों के अंडर में कौन थे, फ्रांसीसियों के अंडर में कौन थे, पुर्तगालियों के अंडर में कौन थे, डच के अंदर में कौन थे, डेनमार्क के अंदर में कौन से एरिया थे, वो सब है अलग अलग दिखाया गया है। बीच में फिर गोलकोंडा है।
ये गोलकोंडा जो है आपके फ्रांसीसियों के अंडर में थे। गोलकोंडा के यहाँ पर ही आपकी कृष्णा नदी है, ये जो नदी है ये आपकी कृष्णा नदी है। तो कृष्णा नदी कोंकण वाले एरिया से आप याद रख सकते हैं, कृष्णा नदी है। और गोलकुंडा के ऊपर गोदावरी नदी है, यहाँ पर ये गोदावरी नदी गुजरात वाले एरिया से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, गोदावरी नदी गुजरात के जस्ट सामने। कोंकण वाले एरिया में कृष्णा नदी हो गया। फिर उसके जस्ट ऊपर आप आ जाते हैं, जैसे कि मालवा वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी आ जाएगी ऊपर वाले एरिया में। जैसे यहाँ पर राजस्थान से नीचे यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाली जो नदी दिख रही है ये आपको नर्मदा नदी है। तो जो मेन मेन नदियां हैं भारत की वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना यहाँ पर है। गंगा ने यमुना के बाद में गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। तो गोदावरी देखिए, गोदावरी यहाँ पर आ जाती है। और गोदावरी के ऊपर नर्मदा। तो ये मंत्र भी है, जैसे हम नहाते हैं गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी। तो नर्मदा जो है आपकी गोदावरी के जस्ट ऊपर है, और कृष्णा नदी है वो गोलकुंडा वाले कोकण वाले एरिया में है। तो इस तरीके से ये 1705 का आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र थे। अब कंपनियों के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार है 1600 से 1744 तक बढ़ा है। अब वो किस तरीके से बढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो इसी का पार्ट ही है। यहाँ पर आ जाते हैं हम 1600 से 1744 तक कंपनियों का प्रसार यहाँ पर हुआ है। कंपनियों के व्यापारिक प्रभाव का विस्तार यहाँ पर होता है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है बहुत ही मामूली रही है। 1623 तक इसने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी, और आरंभ में अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों को भी सहारा लेने और जिन फैक्ट्री क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने में भी प्रयास किए थे। दक्षिणी भारत में परिस्थिति अंग्रेजों के अधिक अनुकूल थी, क्योंकि वहां उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा था। विजयनगर का महान साम्राज्य, जो कि 1565 में ही नष्ट हो चुका था, और उसकी जगह अनेक छोटे और कमजोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर के बहलाना या उनकी सैनिक शक्ति से हराना आसान था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली जो फैक्ट्री बनाई थी वो मछलीपट्टनम में बनाई थी 1611 में। पर जल्द ही उनकी गतिविधियों का केंद्र है वो मद्रास हो जाता है, जिसका पट्टा 1639 में वहां के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। और राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने और उसका प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि बंदरगाह से जो प्राप्त चुंगी है उसका आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की यह कंपनी है शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि भारतीय उन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दे। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो कंपनी के फोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा था कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि वह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अड़े रहेंगे। और पर हम आपको यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी भी सारी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्चा उठाएं। फिर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से मुंबई का द्वीप प्राप्त किया और उनकी तत्काल किलेबंदी कर दी। मुंबई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा करने या रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से, और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेजों के व्यापार के लिए खतरे पैदा कर रही थी, और पश्चिम तट पर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान है, जल्दी ही वो मुंबई ने ले लिया था। तो पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी आरंभिक फैक्ट्री में ही एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। फिर 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त यहाँ पर मिल गई थी। जब कंपनी ने जल्दी ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल विहार के दूसरे स्थानों पर फैक्ट्रियां खोली थी। अब उनकी इच्छा थी कि बंगाल में उनकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी, ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीय कंपनियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का
व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने और कंपनी राजा भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर रही थी और इस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गई। और 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े और मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। 1687 में उन्होंने घोषणा की कि हमारे राजस्व में वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना हमारा व्यापार है, और जिस समय बीसियों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हो, उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। और 1686 में जब अंग्रेजों ने हुगली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आका था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए, जो बीमारियों का गढ़ था। उसका सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया। बम्बई स्थित उनके किले पर घेरा पड़ गया था। यह देखकर अंग्रेज अभी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है। उन्होंने एक बार फिर झुक करके दरबार से हाजिरी लगाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किया है उन्हें क्षमा किया जाए, और उन्होंने भारतीय शासकों के संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। और यह सबक मिल चुका है कि मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छूट लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का यहाँ पर सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों के बदमाशी को फौरन माफ कर दिया और वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकर दिखने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया था कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्र में काफी मजबूत थे, इसलिए वे ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरीके से तहस नहस करने में समर्थ थे। इसलिए औरंगजेब ने 1,50,000 रुपये जुर्माना दे करके फिर से व्यापार करने की यहाँ पर छूट दे दी। और 1698 में कंपनी ने सूतानाटी, कलिकत्ता और गोविंदपुरी इनकी जमींदारी प्राप्त कर ली थी और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनाया। यही गांव जल्दी ही बढ़कर के एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता है। 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियार से एक फरमान प्राप्त किया जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेष अधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी वहां पर बढ़ा दिया गया। लेकिन 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल पर मुर्शीद कुली खां, अली वर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों का यहाँ पर शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों को कड़ा नियंत्रण रखते थे और उनके विशेष अधिकारों के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को कोलकाता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट दे दी गई थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब का एक जमींदार होकर के रह गई थी। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो पूरी न हुई, मगर उनका व्यापार पहले से बहुत अधिक फलता फूलता गया। भारत से इंग्लैंड में होने वाले प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड का था, मगर 1740 में यह 17,95,000 पाउंड का हो गया। मद्रास, मुंबई, कोलकाता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी बैंकर इन नगरों की ओर आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः उन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और उन्होंने अंशतः इस कारण मुगल साम्राज्य के बिखरने से इन नगरों के बाहर अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियां यहाँ पर प्राप्त की। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर के 3 लाख और कोलकाता को 2 लाख और मुंबई की 70,000 हो चुकी थी। और 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए यहाँ पर दे दिया गया। और इस कंपनी का स्वरूप एक पूरी तरीके से बंद निगम और इजारेदारी जैसा था। भारत में कंपनी की कोई फैक्ट्री एक किलेबंद क्षेत्र जैसी रही और इसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के घर होते थे।
ध्यान दे तो इन फैक्ट्रियों में उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। कंपनी के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के अंदर का ही एक व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी, और इसी आमदनी के लिए वे कर्मचारी भारत में नौकरी करने के लिए बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए ही यहाँ पर सुरक्षित था। फिर दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव होता है। तो दक्षिण में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच टकराव होता है वो किस तरीके से होता है। नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब की वजह से धूमिल पड़ने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी। और जब मुगल सम्राट का साम्राज्य का पतन कुछ कुछ स्पष्ट होने लगा, नादिर शाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया। लेकिन पश्चिम भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वहां जोशीले मराठों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अली बर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था, लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियां विदेशी दुष्कारियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। वहां औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी, और 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह की मौत के बाद उनका मजबूत शासन भी नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों पर लगातार हमले करते रहे हैं। इन हमलों के कारण राजनीतिक जो परिस्थितियां है वो अनिश्चित हो गई और प्रशासन नष्ट हो गया, और कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई भी लड़ रहा था। तो इन परिस्थितियों में विदेशियों को अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिणी भारतीय राज्यों के मामलों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे। वे 17वीं सदी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को नष्ट कर चुके थे। पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर के यहाँ पर खड़ा हो गया। 1744 से 1763 अर्थात लगभग 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में भयानक युद्ध होते रहे हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, और पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर में और पांडिचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली थी, और पांडिचेरी को अब पूरी तरह किलाबंद किया गया था। पूर्वी और पश्चिम तटों के बंदरगाहों में फ्रांसीसी कंपनियों की कुछ और फैक्ट्रियां भी थी। इसने हिंद महासागर में और मॉरिशस और रीयूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर रखा था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्जे और दूसरी सुविधाएं देकर उनकी सहायता करती रहती थी। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था, और वही 1723 के बाद डायरेक्टरों को नियुक्ति करती रहती थी, और कंपनी पर सरकार का यह नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उस समय फ्रांस में एक निरंकुश, अर्ध सामंती और अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और अस्थायित्व से घिरी हुई थी। भविष्य उन्मुखी न होकर यह सरकार पतित परंपराओं में जकड़ी हुई, आमतौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए यहाँ पर घातक भी हो सकता था। 1742 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क उठा। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया। यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियां टकराने लगी, और 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का सामान्य युद्ध है वो समाप्त हो गया। फिर भी भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की प्रतिद्वंदिताएं बनी रही, और इसका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए, और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर के विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ यहाँ पर लिए जाए। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए स्थानीय राजाओं, नवाबों और सरदारों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई गई। इस राजनीति की सफलता में केवल एक ही बात साधक हो सकती है, अर्थात भारतीय शासकों के द्वारा ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार। पर भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। वे अपने देशी शत्रुओं के हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने से उन्हें कोई हिचक नहीं थी। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका यहाँ पर मिल गया था। कर्नाटक में चांदा साहब ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया,
और हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उनके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति को डुप्ले ने लाभ का उठाया और चांदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वह अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। और 1749 में इन तीन सहयोगियों ने अंबुर के युद्ध में अनवार उद्दीन को हराकर मार डाला और उनका बेटा मोहम्मद अली त्रिचुरापल्ली भाग गया और शेष कर्नाटक चांदा साहब के अधिकार में आ गया। और उनके पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव यहां पर दे दिए गए। फ्रांसीसी हैदराबाद में भी सफल रहे और नासिर जंग मारा गया और मुजफ्फर जंग निजाम और दक्कन का सूबेदार यहाँ पर बन गया था। नए निजाम ने पांडिचेरी के निकट जमीनें और मछलीपट्टनम का प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दिया और उसने कंपनी को 5 लाख रुपए और उनकी सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर भी मिली जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के मुगल क्षेत्रों को भी उन्हें आरनौरी गवर्नर भी बना दिया गया। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया और दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य था शत्रुओं से निजाम की रक्षा करना, पर वास्तव में यह उनके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाए रखने के लिए था। जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था तब एक दुर्घटना में वह मारा गया और बुस्सी ने फौरन निजाम मुल्क के तीसरा बेटे सलावत जंग को गद्दी पर बैठा दिया और बदले में नए निजाम ने फ्रांसीसियों को आंध्र का एक यह क्षेत्र पुरस्कार में दे दिया जिसे उत्तरी सरकार द्वारा कहा जाता था। इसमें 4 किले थे, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजामुद्री और चिकाकोल यहाँ पर शामिल थे। दक्षिणी भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति चरम सीमा पर थी। डुप्ले की योजनाओं की आशा से अधिक सफलता मिली। फ्रांसीसियों ने अपना काम भारतीय शासकों को मित्र बनाने से आरंभ किया था और अब अंत में उनको अपना एक आश्रित बना लिया गया था। लेकिन अंग्रेज अपनी प्रतिद्वंदियों की सफलता को खामोश बैठे नहीं देख रहे थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने और उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर के षड्यंत्र कर रहे थे और 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर अपनी पूरी ताकत लगा देने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव जब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था तो उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक की राजधानी एकार्ट पर हमला करके त्रिचुरापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जा सके और यह प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को लेकर के अकार्ट पर हमला किया और उसे जीत लिया। जैसे ही आशा थी कि चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मजबूर होकर के त्रिचुरापल्ली को घेर लिया है, फ्रांसीसी सेनाओं की कई बार हार हुई और अब फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों को सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर के अमेरिकी उपनिवेश के हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता आरंभ की और 1754 में उसने अंग्रेजों से यह मांग मान ली थी कि भारत में डुप्ले को वापस बुला लिया जाए और यह बात भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक और युद्ध छिड़ गया और युद्ध के एकदम आरंभ में ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल रहे। इसका वर्णन इसी अध्याय में हम देखेंगे आगे। इस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बंगाल की अथाह संपत्ति से युद्ध का पलड़ा अंग्रेजों के पक्ष में झुक चुका था और इस युद्ध की निर्णायक मुठभेड़ है वो 22 जनवरी 1760 को वोडिवॉस में हुई जब अंग्रेज जनरल आयरकूट ने लल्ली को हरा दिया और इस साल के अंदर अंदर भारत में फ्रांसीसियों के हाथ से सब कुछ जाता रहा और युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनकी सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई, पर अब वे अपना किलेबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहां पर सैनिक रख सकते थे। अब वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर पर छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक एक करके हराने के बाद वे भारत विजय के काम में यहाँ पर लग गए थे। फ्रांसीसियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ उनके युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण और बहुमूल्य पाठ सीखे हैं। पहला यह था कि देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण वे भारतीय शासकों को आपसी झगड़े का फायदा उठा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते हैं।
दूसरा, पश्चिम तर्ज पर प्रशिक्षित यूरोपीय तथा भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर के तोपखानों का सहारा लेकर के पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्धों में आसानी से हरा सकती है। तीसरा, यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता था। अर्थात चूंकि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए जो भी उसे अच्छा पैसा दे वह उसके लिए सेवा में रख सकता था। अंग्रेजों ने अब अंग्रेज अफसरों की देखभाल में सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया और इस सेना का अपना प्रधान साधन बना करके भारतीय व्यापार और क्षेत्रों के बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में ला करके अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों और क्षेत्रीय प्रसार के नए युग में यहाँ पर कदम रख दिया। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार है वो किस तरीके से हुआ था, क्योंकि बंगाल पर अंग्रेजों को अधिकार करने में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा था।